नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं, जो आपको मैकेनिकल जे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे SSC जे, यूपी RVNL, RVNL, NHPC, यूपी SSSC जैसे विभिन्न एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ये जो आज का प्रश्न है, ये भाग है, ये 42वां भाग है। इसके पहले तक मैंने 41 भाग सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर में आज जो आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा वो है मशीन डिज़ाइन का चैप्टर, बेल्ट्स के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये है कि व्हेन बेल्ट ड्राइव इज ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर। उन्होंने कहा जब बेल्ट ड्राइव मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रहा तो उस कंडीशन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इफेक्टिव टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इफेक्टिव टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बराबर हो, और इफेक्टिव टेंशन इज हाफ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मतलब इफेक्टिव टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का आधा हो। ड्राइविंग टेंशन ऑन स्लैक साइड इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मतलब स्लैक साइड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के ड्राइविंग टेंशन के बराबर हो। और ड्राइविंग टेंशन ऑन टाइट साइड इज ट्वाइस द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मतलब जो ड्राइविंग टेंशन टाइट साइड का है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का दुगना हो। तो चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है और टाइट साइड स्लैक साइड क्या होता है। देखिए, जब हम लोग बेल्ट एंड पुलिस की बात करते हैं तो एक आपके यहाँ मान लीजिए आपकी ड्राइविंग पुली है जो ड्राइव कर रही है, और दूसरी जो है आपकी ड्रिवन पुली है। दूसरी क्या है? ड्रिवन पुली है। तो इन दोनों को इस प्रकार से बेल्ट की सहायता से हम लोग ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो फिर उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेगी, मतलब दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। ठीक, बेल्ट एंड पुली सिस्टम में यही इसकी खासियत होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये इसको घूमता है तो ये जो ड्राइविंग है, मतलब जो चला रहा होता है, एक मेन पुली जो चला रही होती है वो यहाँ से इसको खींच रही होती है। तो इस समय क्या है, यहाँ पे बेल्ट में टेंशन होता है। ठीक, और खींच करके इस बेल्ट को क्या करती है, इसको इस तरफ करती है। तो इस तरफ का बेल्ट जो होता है थोड़ा सा ढीला टाइप का होता है, दूसरी तरफ का बेल्ट क्या होता है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, तो जिस तरफ टाइट होता है उसको कहा जाता है टाइट साइड, कहा जाता है TIGHT, टाइट साइड है बेल्ट। और दूसरी तरफ कहा जाता है स्लैक साइड, SLAC, स्लैक साइड कहा जाता है। ठीक, मतलब इसको टाइट साइड कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है, स्लैक साइड कहा जाता है। तो जो टाइट साइड की टेंशन होती है वो आपकी मान लीजिए कैपिटल T1 होती है, और जो स्लैक साइड की टेंशन होती है T2 होती है। ठीक, तो जो पावर ट्रांसमिटेड होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। हम जानते हैं पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जो यहाँ पे पावर टेंशन का फार्मूला हो जाता है वो इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इंटू T1 माइनस T2। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू V इंटू T1 माइनस T2 से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसको तो ये होता है। इसके अलावा एक इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, देखिए प्रत्येक बेल्ट का अपना खुद का एक मास होता है। ठीक, तो ये बोल्ट मतलब पुली के ऊपर इस प्रकार से बेल्ट है, तो बेल्ट का खुद का भी कुछ मास होता है। तो और ये क्या है, एक रोटरी मोशन में इस प्रकार से घूम रहा होता है। तो मान लीजिए इसकी रोटरी मोशन पे बेल्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है मान लीजिए V है, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसे कहते हैं mv²/r। ठीक, mv²/r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि रोटरी मोशन कोई बॉडी कर रही है तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये क्या इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेल्ट क्या है, सेंटर से दूर की ओर, मतलब पुली से दूर की ओर जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण बेल्ट में एक एक्स्ट्रा टेंशन आती है, बेल्ट को एक्स्ट्रा रूप से बाहर की ओर खिंचाव मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा खिंचाव मिलता है इसी को सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कहा जाता है। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या कंडीशन होती है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशन होती है वो आप याद रख लीजिए कि जो टेंशन है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम टेंशन ऑन टाइट साइड। जो टाइट साइड क्या है, मैक्सिमम टेंशन है उसकी इक्वल टू होना चाहिए। तो मैक्सिमम टेंशन ऑन टाइट साइड क्या होगी, देखिए टाइट साइड जो मैक्सिमम टेंशन होगी वो देखिए T1 तो उसकी टाइट साइड की टेंशन है, साथ में उसके क्या है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी आ जाएगा। ठीक, तो मतलब ये होना चाहिए कि 3 × 3 ×
मतलब जो मैक्सिमम टेंशन ऑन टाइट साइड होना चाहिए वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि 3Tc इक्वल टू T1 प्लस Tc। ठीक, तो कह सकते हैं कि अगर टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड, अगर टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड को टी से दर्शाएं तो ये इक्वल टू होगा टेंशन ऑन टाइट साइड प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो मतलब जो टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड है वो क्या है, T1 मतलब टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और Tc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। ठीक, और पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको याद रखना चाहिए कि 3Tc इक्वल टू क्या होना चाहिए, Tt होना चाहिए। ठीक, मतलब जो टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड है वो इक्वल टू होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, या ये कह सकते हैं इक्वल टू कितना होना चाहिए, T1 प्लस Tc होना चाहिए। तो अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करें, Tc और T1 Tc दूसरी तरफ जाके घट जाएगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 Tc होना चाहिए। तो आपको दो फार्मूले आपको याद रख लेना चाहिए। नंबर 1 कि टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड का 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड 3 टाइम्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, या टेंशन ऑन टाइट साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक, अब ठीक, ये दो इसका फार्मूला है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले उन्होंने दिया है इफेक्टिव टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो इफेक्टिव टेंशन है टोटल टेंशन, मतलब Tt शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल Tc। तो ये तो गलत है। दूसरा दिया है इफेक्टिव टेंशन इज हाफ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मतलब Tt इक्वल टू Tc/2। तो ये भी गलत है। तीसरा का ड्राइविंग टेंशन ऑन स्लैक्स, सॉरी इफेक्टिव टेंशन इज हाफ ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक, तो ये भी गलत है। ठीक, तीसरा दिया ड्राइविंग टेंशन ऑन स्लैक साइड इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन है वो स्लैक साइड के लिए नहीं है, हमेशा वो टाइट साइड के लिए, तो ये आपको याद रखना, तो ये भी गलत है। और चौथा दिया है ड्राइविंग टेंशन ऑन टाइट साइड इज ट्वाइस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो ड्राइविंग टेंशन क्या है, ड्राइविंग टेंशन तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस टू Tc। हाँ, तो ये कंडीशन सही है। तो ये चौथा हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर जाएगा D। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ म्यू इज द एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन अ बेल्ट मूविंग इन अ ग्रुप्ड पुली। मतलब क्या है कि अगर किसी ग्रुप्ड पुली में, इस ग्रुप्ड पुली इस प्रकार से है, इस प्रकार से ग्रुप्ड पुली है, एक फ्लैट पुली होती है, इस प्रकार सीधी सीधी फ्लैट है। ठीक, इस प्रकार फ्लैट पुली अगर हो और इस प्रकार से ग्रुप्ड पुली होती है, और इसका एंगल क्या है, ग्रुप्ड पुली का इस प्रकार से एंगल, ये एक आपका 2 अल्फा दिया है, 2 अल्फा दिया है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्चुअल फ्रिक्शन इज इन ए बेल्ट मूविंग इन अ ग्रुप्ड पुली द ग्रुप्ड व्हीइंग एंगल इज 2 अल्फा। मतलब ग्रुप्ड पुली के अंदर अगर टेंशन वो हो रहा है, बेल्ट मूव कर रहा है, और उसको क्या है, जो एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो इन्होंने पूछा था वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, तो वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लैट पुली का क्वेश्चन आता, क्वेश्चन किसका होता, फ्लैट पुली का होता, तो उसमें क्या होता है, उसका फार्मूला होता है T1/T2 इक्वल टू e⁻⁴ म्यू इंटू थीटा। ठीक, इसमें क्या है, T1 क्या है, टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रैप, मतलब जो पुली के ऊपर बेल्ट कितना एंगल रैप कर रहा है, कितने एंगल तक उस पर चढ़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसके लिए है, फ्लैट पुलीज के लिए है। ई क्या है, एप्सिलॉन है, तो ये क्या है, फ्लैट पुली के लिए है। अगर फ्लैट पुली हम लोग ग्रुप्ड पुली का यूज़ करें तो यही जो फार्मूला हो जाता है फॉर ग्रुप्ड पुली। अगर ग्रुप्ड पुली की बात करें, ग्रुप्ड पुली, तो यही जो फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है T1/T2 इक्वल टू e⁻⁴ म्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक, अब अगर देखो हम दोनों कंपेयर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों कंपेयर करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि म्यू अपॉन साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू डैश लिख देते हैं। म्यू डैश इक्वल टू क्या लिख देते हैं, म्यू अपॉन साइन अल्फा। तो ये जो म्यू डैश होता है इसी को वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू अपॉन साइन अल्फा।
ठीक। तब हमारा फार्मूला जो ग्रुप्ड पुली के लिए हो जाता है वो हो जाता है T1/T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू डैश थीटा। तो यहाँ पे म्यू डैश की वैल्यू क्या है, म्यू डैश की वैल्यू है म्यू डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे म्यू क्या है, ये म्यू एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा में अल्फा क्या है, सेमी ग्रुप्ड एंगल है, ग्रुप एंगल का हाफ पार्ट है। ठीक, और T1 और T2 वही है, टाइट साइड का टेंशन और स्लैक साइड का टेंशन। तो हम क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा म्यू अपॉन साइन अल्फा। आंसर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, वर्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो म्यू अपॉन साइन अल्फा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट इज, बेल्ट में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने कहा यूजफुल बिकॉज इज मेंटेन सम टेंशन इवन व्हेन नो पावर इज ट्रांसमिटेड। ठीक, देखिए जब कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही होती है तो क्या ये बेल्ट पुली घूमेगी ही नहीं, जब पुली घूमेगी ही नहीं तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आएगा ही नहीं। तो पहला कथन गलत हो गया, पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यूज़फुल की बात अलग बात है, पर जब पावर ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आएगा ही नहीं। ठीक, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है कि नॉट हार्मफुल बिकॉज इट डज नॉट टेक पार्ट इन पावर ट्रांसमिशन। ठीक, तो इन्होंने कहा ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन में भाग नहीं लेता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो मैंने आपको बताया था देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर देखिए आएगा तो जैसे बेल्ट है इसके ऊपर रैप है पुली के ऊपर, तो जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है तो ये इन दोनों के बीच में बेल्ट क्या है पुली से दूर भागने का प्रयास करता है। जब इससे दूर भागता है तो उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, तो स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इससे क्या है पावर ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन को कम कर देता है। तो इन्होंने क्या कहा, नॉट हार्मफुल, तो ये कथन भी गलत है क्योंकि वो हार्मफुल है। हार्मफुल बिकॉज इट इंक्रीजेस बेल्ट टेंशन एंड रिड्यूसेस द पावर ट्रांसमिशन। हाँ ये सही है, ये बेल्ट पे एक्स्ट्रा टेंशन बढ़ा देता है और साथ में पावर ट्रांसमिशन को भी कम कर देता है, तो ये कथन सही है। चौथा कथन क्या, ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना एंड डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन बेल्ट। तो कहा कि ये बेल्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये कथन भी गलत है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, तीसरा कथन कि ये हार्मफुल होता है क्योंकि बेल्ट पे टेंशन बढ़ा देता है, साथ ही पावर ट्रांसमिशन को भी कम कर देता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू बेल्ट ड्राइव इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इंक्रीज इन द एंगल ऑफ द रैप ऑफ द बेल्ट एनेबल्स मोर पावर ट्रांसमिशन। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि T1/T2 क्या होता है, e टू द पावर म्यू इंटू थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगी इस टर्म की e टू द पावर म्यू थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब सीधे सीधे T1 की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी और T2 की वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू बढ़ेगी और T2 की वैल्यू क्या है, घट जाएगी। तो जिससे पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन P की वैल्यू क्या होती है, V इंटू T1 माइनस T2 होती है। तो इससे क्या होगा, T1 बढ़ेगा T2 घटेगा, तो इससे क्या है, इस टर्म की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी। जब इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर ट्रांसमिशन क्या है, बढ़ेगा। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे पावर ट्रांसमिशन क्या है, बढ़ जाता है। तो एंगल ऑफ रैप बढ़ाने पे क्या है, किसी पुली की जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंक्रीज इन द एंगल ऑफ रैप ऑफ द बेल्ट एनेबल्स मोर पावर ट्रांसमिशन। तो हाँ ये कथन सही है। तो इन्होंने पूछा क्या, नॉट करेक्ट, हम लोग गलत कथन छांटना है। ठीक, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ द टाइट साइड टेंशन। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि टाइट साइड टेंशन अगर T1 है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होती है, इसकी 2 टाइम्स होती है। और जो टोटल टेंशन होती है, अगर टोटल टेंशन की बात करें तब क्या होती है, 3 टाइम्स होती है। इन्होंने क्या कहा है, टाइट साइड टेंशन है, टाइट साइड टेंशन में कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। इन्होंने कितना लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है। तो ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो कथन गलत है लेकिन यही हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने कब पूछा है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में गलत है। ठीक,
ओके फ्रेंड्स, अब तीसरा कहा है वाइड एंड थिन बेल्ट इज़ प्रिफर्ड फॉर बेटर लाइफ देन ए थिक एंड नारो बेल्ट। तो इन्होंने कहा कि चौड़े और पतले बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये कथन सही है कि कुछ पत्ते क्या कहते हैं, बेल्ट जितना चौड़ा होगा वो क्या है उतना आसानी पुली को उतना ज़्यादा कवर करके रखेगा, ठीक, और उनको क्या है कॉन्टैक्ट सरफेस भी बढ़ेगा। और क्या है वाइड होने चाहिए और थिन होने चाहिए। थिन होने से क्या है उसका मटेरियल कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है कम होगी, ठीक। तो ये क्या होते हैं वाइड एंड थिन बेल्ट आर मोर प्रिफर्ड फॉर बेटर लाइफ, ठीक। और थिक एंड नैरो होंगे तो पतले मतलब थिक मोटे होंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ज़्यादा होगा, और नारो मतलब कम चौड़े होंगे तो एंगल ऑफ मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस कम होगा तो पावर ट्रांसमिशन घटेगा। तो ये कथन सही है, लेकिन हमको क्या कहे आंसर कौन सा कथन ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो ये कथन सही है, ठीक। क्राउन इज प्रोवाइडेड ऑन द पुली टू मेक द बेल्ट टू रन सेंटरली ऑन द पुली। पुली के ऊपर क्राउन इसलिए बनाया जाता है कि बेल्ट जो है वो सेंटर पे होकर के चले। अब पहले मैं आपको बता दूं पुली का क्राउन क्या होता है। अगर एक हम फ्लैट पुली की बात करें तो सीधी सीधी ऐसे पुली बना सकते हैं, लेकिन क्या किया जाता है कि पुली को कैसे फ्लैट न बनाकर उसका जो ऊपरी सतह है इस प्रकार से थोड़ा सा कन्वेक्स कर दिया जाता है, उत्तलाकार कर दिया जाता है। तो ये क्या है, इसी को क्या कहा जाता है क्राउन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है क्राउन कहा जाता है, मतलब पुली की हमने इस प्रकार से क्राउनिंग कर दी जाती है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे बेल्ट मान लीजिए बेल्ट हमेशा क्या है सेंटर पे हो करके चलने का प्रयास करता है। क्यों करता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे दिखाऊं, ये मान लीजिए पुली का कर्व है और ये सेंटर है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेल्ट थोड़ा सा खिसक करके इस तरफ आ गया, तो जैसे इस तरफ आ करके बेल्ट तो इसमें देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि बेल्ट घूम रही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कर लग रहा होगा, ठीक। वो एकदम पुली से जस्ट बाहर की ओर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो देखिए इस कंपोनेंट क्या है, इस कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी, जो क्षैतिज कंपोनेंट होगी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यू क्या है इसको वापस सेंटर की ओर लेकर के आने का प्रयास करेगा, ठीक। तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है बढ़ेगा, उस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण ये बेल्ट फिर से सेंटर की ओर आ जाएगा। और यदि दूसरी तरफ जाएगा तो फिर उसका जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये वाला कंपोनेंट फिर से इसको सेंटर की ओर लाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो क्या है जब हम क्राउनिंग कर देते हैं पुली की तो पुली बेल्ट हमेशा सेंटर की ओर आने का प्रयास करता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पुली पे जो क्राउनिंग की जाती है ऑन द पुली तो मेक रन सेंटरली ऑन द पुली, मतलब उसका प्रोविज़न इस प्रकार से होता है कि वो बेल्ट को हमेशा पुली के सेंटर पे लाके रन कराने का प्रयास करता है, जिससे बेल्ट पुली से उतरता नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी कथन, तो ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है। हमको गलत कथन ढूंढना तो ये कथन गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव में क्रीप क्यों होता है, मटेरियल ऑफ द पुली, मटेरियल ऑफ द बेल्ट, अनइक्वल साइज ऑफ द पुली, अनइक्वल टेंशन ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द पुली। सबसे पहले देखिए क्रीप का होता क्या है। क्रीप देखिए एक दो चीज़ें, दो क्रीप होते हैं। एक जो मटेरियल साइंस में आप पढ़ते हैं क्रीप होता है वो ये होता है कि जब किसी मटेरियल पे कोई स्टैटिक लोड लगा होता है, कोई स्टैटिक लोड लगा होता है तो वह काफ़ी समय के लिए लगता है, तो उस लोड के कारण इसमें एक परमानेंट डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक। तो मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू एनी कांस्टेंट स्टैटिक लोड विद टाइम इज कॉल्ड क्रीप, ठीक। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रीप कहा जाता है, ठीक। तो ये होता है मटेरियल के लिए। और बेल्ट एंड पुली के लिए क्रीप क्या होता है, बेल्ट एंड पुली के लिए क्रीप होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, ठीक। तो बेल्ट एंड पुली के लिए क्या होता है, देखिए हम जानते हैं जब पुली पे एक साइड क्या होता है टाइट साइड होता है और दूसरी साइड क्या होता है स्लैक साइड होता है। एक साइड टाइट साइड होता है, दूसरी तरफ स्लैक साइड होता है, ठीक। तो जो टाइट साइड होता है इस तरफ क्या है कि ये बेल्ट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, और टाइट साइड जो होता है, जो स्लैक साइड होता है, इस तरफ से बेल्ट वापस इस तरफ जाने का प्रयास करता है। लेकिन क्यों, क्योंकि ड्राइविंग पुली हमेशा इसको इस डायरेक्शन में प्रयास करती है। उसका प्रयास क्या होता है कि वो इधर पे बेल्ट खींचे और बेल्ट का टेंशन क्या हो इस डायरेक्शन में हो, लेकिन क्योंकि इस तरफ थोड़ा स्लैक हो जाने के कारण ये वापस अपनी जगह पर जाने का प्रयास करता है। तो ये जो फिनोमिना है कि एक तरफ टाइट टेंशन है, दूसरी तरफ स्लैक टेंशन है, इसके कारण बेल्ट वापस पीछे की ओर जाने का प्रयास करता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि
बेल्ट जो है पुली के ऊपर हल्का सा उल्टा डायरेक्शन रेंगता रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी फिनोमिना को क्रीप कहा जाता है। ये क्यों जनरेट होता है, ये इसलिए जनरेट होता है क्योंकि पुली की एक तरफ टेंशन है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है, स्लैक साइड है। ठीक है, एक तरफ टाइट साइड है, एक तरफ स्लैक साइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, अनइक्वल टेंशन ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। तो क्रीप क्यों जनरेट होता है, क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू अनइक्वल टेंशन ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। दोनों तरफ की टेंशन अलग अलग होने के कारण। मटेरियल ऑफ द पुली पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल ऑफ द बेल्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। अनइक्वल साइज ऑफ द पुलीज, देखिए ध्यान रखिए कि अगर अनइक्वल साइज ऑफ द पुलीज नहीं होगी, पुली दोनों पुली की साइज अगर हम लोग हमेशा सेम रख देंगे तो दोनों की स्पीड क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो अगर हम दोनों की स्पीड पुली का दोनों का अंतर रखेंगे तब हमको वेलोसिटी रेशियो प्राप्त होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, नॉर्मली पुली दोनों पुली का जो डायमीटर वो अलग अलग रखा जाता है। ठीक, अगर हमको वेलोसिटी रेशियो प्राप्त करना है तो, अगर वेलोसिटी रेशियो प्राप्त नहीं करें दोनों को इक्वल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने देखिए 4 प्रकार की कपलिंग दे रखी है और उस कपलिंग के लिए कब कौन सी कपलिंग हम लोग यूज़ करेंगे उसका प्रयोग करने को इन्होंने कहा है। ठीक, तो देखिए 4 प्रकार कपलिंग है, इनका कहाँ कहाँ कौन सा प्रयोग होता है। चारों कपलिंग दी है, मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, हुक्स जॉइंट। और इनका यूज़ दिया टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट, to transmit power between 2 intersecting shafts with flexibility, for rigid connection between 2 aligned shafts for power transmission, for flexible connection between 2 shafts with some misalignment for transmitting power। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले देखिए मफ कपलिंग। तो देखिए मफ कपलिंग क्या होती है, मफ कपलिंग होती है एक शाफ्ट जैसे ये है और दूसरी शाफ्ट ये है, तो इन दोनों के ऊपर एक मफ होता है, उसको इस प्रकार चढ़ा दिया जाता है दोनों के ऊपर। ये हॉलो जैसे हॉलो होता है तो दोनों शाफ्ट के ऊपर बीच में ऐसे चढ़ा दिया जाता है, मतलब अंदर इसके शाफ्ट रहती हैं, उसके ऊपर ये मफ होता है। ठीक, और ये मफ क्या है, उसको बोल्ट की सहायता से हम लोग कस देते हैं। तो इस प्रकार जो कपलिंग होती है मफ कपलिंग कहलाती है। मफ कपलिंग क्या है, ये रिजिड कनेक्शन होता है। ठीक, ये 2 शाफ्ट जो परफेक्टली अलाइंड हैं उनके बीच में क्या है, कनेक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मफ कपलिंग के लिए, मफ कपलिंग के लिए आंसर हो जाएगा 2 फॉर रिजिड कनेक्शन बिटवीन 2 अलाइंड शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए का 3 में के लिए कौन कौन से मिल रहे हैं, बी और सी मिल रहे हैं। ठीक, अगला क्या दिया है, फ्लेंज कपलिंग। देखिए फ्लेंज कपलिंग क्या होती है, ऐसी एक कपलिंग होती है, एक कपलिंग ऐसी होती है। ठीक, इसमें फ्लेंज होता है, दोनों शाफ्ट भी इस प्रकार फ्लेंज होता है और दोनों को इस प्रकार से बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया जाता है, तो इसे फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। फ्लेंज कपलिंग का प्रयोग भी ऐसा रिजिड कपलिंग किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मिस अलाइनमेंट या पैरेललिज्म है तो उसको काउंटर कर लेता है। ठीक, तो ये क्या करती है, पावर ट्रांसफर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, तो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। तो फ्लेंज कपलिंग बी के लिए क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट, तो बी के लिए 1 हो जाएगा। 3 वाले में हम लोगों ने 2 बी और सी में 1 किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे देख लेते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो सी का 4, सी ओल्डहम कपलिंग 4, द फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन 2 शाफ्ट विद सम मिसअलाइनमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर, तो क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। मैंने आपको ओल्डहम कपलिंग के बारे में जब थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उसके बारे में बताया था। यदि आपको देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर दोबारा देख करके उसे क्लियर कर सकते हैं। हुक जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया तो क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी। हुक जॉइंट एंड ओल्डहम कपलिंग के बारे में आप थ्योरी ऑफ मशीन वाले चैप्टर्स में जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जब मैकेनिज्म और प्लेनर मैकेनिज्म बता रहा था उसमें मैंने आपको साफ साफ उसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑन द बेल्ट। मतलब जो पावर ट्रांसमिशन होता है बेल्ट पे वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पे डिपेंड करता है। द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट की जा सकती है, तो हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी। नंबर 1 कि जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है टी वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ टोटल टेंशन का 3 टाइम होना चाहिए। या दूसरा क्या होना चाहिए कि जो मतलब जो टाइट साइड की टेंशन है उसका 2 टाइम्स होना चाहिए। तो पहला इन्होंने कहा है कि 1/3 ऑफ द टेंशन ऑन टाइट साइड,
ठीक। तो टाइट साइड की टेंशन का 1/3 होना चाहिए। तो टाइट साइड टेंशन का 1/3 नहीं, टाइट साइड की टेंशन का 1/2 होना चाहिए। टाइट साइड की टेंशन का सिर्फ कहते हैं तब उसका क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इधर देखिए 1/2 हो जाएगा, मतलब TC शुड भी 1/2 T1 होना चाहिए। तो पहला कथन क्या है, गलत हो गया। अगला क्या कहा इन्होंने कि 1/3 ऑफ टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड। टोटल टेंशन TT का क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। देखिए टोटल टेंशन का 1/3, ये 3 अगर इधर जाएगा तो TC इक्वल टू किया जाएगा टोटल टेंशन का 1/3। तो ये कथन क्या है, सही है। बी क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर तीसरा देखा 1/3 ऑफ टेंशन T2 ऑन स्लैक साइड से कोई मतलब नहीं है। चौथा 1/3 ऑफ सम ऑफ टेंशन T1 एंड T2 स्लैक साइड और क्या है, टाइट साइड, दोनों के जो योग का 1/3 होना चाहिए। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। A quarter joint is used when no relative motion is permitted between the rods joined by the quarter. It is capable of transmitting. इन्होंने पूछा है क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, क्वार्टर जॉइंट दो शाफ्ट का प्रयोग को यूज़ करने के लिए किया जाता है, दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए। यदि उनके बीच में किसी प्रकार का ना एंगुलर, देखिए एक सा का स्पाइगॉट होता है, उसके ऊपर ऐसा एक जिब होता है, ठीक। उस जिब होते हैं दो, इससे दूसरी शाफ्ट जुड़ी होती है, और इन दोनों को ऐसे क्वार्टर की सहायता से ऐसे जोड़ दिया जाता है। क्वार्टर इस तरह से क्वार्टर होता है, इसकी सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। तो क्या है ये, क्या इसके बीच में क्या, देखिए एक में देखिए ना तो रोटरी मोशन हो सकता है शाफ्ट में, ना ही एंगुलर मोशन हो सकता है। इन दोनों के बीच शाफ्ट के बीच में एंगुलर मोशन भी नहीं हो सकता। तो रोटरी मोशन भी नहीं हो सकता, मतलब ना तो ये शाफ्ट घूमती हैं, ना इन दोनों में एंगुलर मोशन होता है। सिर्फ इनमें टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स होता है। मतलब ये अगर इसको खींचेगी तो साथ में ये भी खींचता चला आएगा, ये इसको दबाएंगे तो ये आगे की ओर पुश हो जाएगा। तो ये क्या है, सिर्फ कंप्रेसिव टेंशन, दो चीज़ों पे दो क्वार्टर जॉइंट क्या है, दो प्रकार के लोड को मतलब ट्रांसफर करते हैं, टेंसाइल फोर्स, दूसरा कंप्रेसिव फोर्स। तो यही इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा क्या है, एक क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड व्हेन नो रिलेटिव मोशन इज परमिटेड। जब किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन परमिटेड नहीं हो, ठीक, उस कंडीशन यूज करता है। तो ये किस प्रकार के पावर ट्रांसमिट करता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट का मतलब होता है कि शाफ्ट घूम रही होता नहीं। इन एक्सियल टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव लोड, हाँ ये कथन सही है कि ये एक्सियल टेंसाइल मतलब टेंसाइल खींच सकता है, कंप्रेसिव उसको पुश कर सकता है। बेंडिंग मोमेंट, उसमें किसी प्रकार की बेंडिंग नहीं होती, कोई ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं होती। जैसे इस प्रकार से एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट ये है, तो इसमें किसी इस प्रकार से ट्रांसवर्स लोड नहीं होता, इसलिए इसमें किसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट नहीं होता। तो ये कथन भी नहीं है। ओनली कंप्रेसिव नहीं, साथ ही टेंसाइल को भी बियर कर सकता है, टेंसाइल पावर को भी ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। एक्सियल, टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ क्वार्टर जॉइंट द विड्थ ऑफ द क्वार्टर एट द सेंटर इज 50 mm एंड दिस थिकनेस इज 12 mm। मतलब उन्होंने चौड़ाई दी है वो कितनी दी है, 50 mm की चौड़ाई है, और उसकी थिकनेस की है 12 mm की थिकनेस है। द लोड एक्टिंग ऑन द क्वार्टर इज 60 kN। उस पर जो लोड है वो 60 kN का लोड है। व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द क्वार्टर, ठीक, मतलब उस पर शियर स्ट्रेस कितना डेवलप्ड होता है, उस पर शियर स्ट्रेस कितना डेवलप्ड होता है। ओके, तो इन्होंने पूछा, देखिए शियर स्ट्रेस डेवलप करने को सीधा हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय शियरिंग एरिया, जो उसका एरिया है। सबसे पहले जिसमें क्या है, लोड तो इन्होंने 60 kN दे रखा है, हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हम लोग जानते हैं कि जब इसे कॉर्ड, ये अगर एक शाफ्ट है या एक मेंबर है, उसके ऊपर ऐसा जिब है और ये दूसरा मेंबर है, और इनके बीच में ये क्या है, क्वार्टर लगा हुआ है। तो जब क्वार्टर का फेलियर होता है ड्यू टू शियर होता है, दो जगह से होता है, एक यहाँ से होता है, दूसरा यहाँ से होता है। और उसकी इसका एरिया क्या है, उसकी एरिया की चौड़ाई गुंटे इसकी जितनी थिकनेस है। तो मतलब B इंटू टी, मतलब B इंटू टी मतलब चौड़ाई इंटू उसकी थिकनेस। और दो जगह शेयर हो रहा है तो दो बार हम इसको ले लेंगे। तो टोटल जो एरिया शेयर का उपलब्ध होगा वो 2 इंटू B इंटू टी हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो शियर स्ट्रेस का फॉर्म हो जाएगा वो इक्वल टू जाएगा फोर्स कितना है, 60 kN। तो 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया, 2 इंटू एरिया कितना है, इसकी थिकनेस 12 mm और चौड़ाई कितना है, 50 mm है, 50 mm चौड़ाई है, ठीक। तो दोनों को दो बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 N/mm², इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक। तो इसको जो शियर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ जिब एंड क्वार्टर जॉइंट द जिब एंड क्वार्टर आर सब्जेक्टेड टू, मतलब जिब एंड क्वार्टर जॉइंट में जिब और क्वार्टर किस प्रकार के लोड से सब्जेक्टेड होते हैं। तो हमने बताया सिंगल शियर नहीं, डबल सिंगल शियर नहीं, हमने क्या कहता था, देखिए ये आपका इस प्रकार से एक शाफ्ट है और उस पर दूसरा ये जिब है, ठीक, और इस पर एक क्वार्टर है। तो एक तो यहाँ से शियर होगा दोनों का, जिब एंड क्वार्टर का, तो शियर लोड। दूसरा साथ में उसमें क्रशिंग लोड होता है। क्रशिंग लोड ये होता है कि जब इसको खींचता है तो इसको क्या है, इस क्वार्टर को यहाँ से तो दबा करके उसको क्रश करने का प्रयास करता है। मतलब ये जो एरिया है इस पर फोर्स लगता है, क्वार्टर का ये वाला भाग जो है ये क्रश होने का प्रयास करता है। तो इसमें दो प्रकार के लोड लगते हैं, एक शियर लोड लगता है, दूसरा क्रशिंग लोड लगता है। कौन कौन से लोड लगते हैं, शियर लोड भी लगता है, दूसरा क्रशिंग लोड करता है। तो उन्होंने कहा सिंगल शियर ओनली, तो सिंगल शियर नहीं डबल शियर लगता है, तो ये कथन गलत। दूसरा डबल शियर ओनली, तो डबल शियर तो लगता है लेकिन ओनली नहीं, साथ में क्या क्रशिंग भी लगना चाहिए। तो डबल शियर एंड क्रशिंग, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, डबल शियर एंड क्रशिंग। तो जिब एंड क्वार्टर जॉइंट में जो लोड होता है वो किस प्रकार होता है, डबल शियर एंड क्रशिंग। कैसा होता है, डबल शियर एंड क्रशिंग। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज फॉर बुशेस इन द बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। देखिए बुश पिन टाइप के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है, उसमें जो बुश होता है वो रबर का बना होता है। वो किस मटेरियल का बना होता है, रबर का बना होता है, क्योंकि रबर फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि गन मेटल का प्रयोग करके तो इसका प्रयोग बियरिंग्स बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बियरिंग बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक की यूज़ तो आप जानते हैं, और एल्यूमिनियम का प्रयोग, एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु, इसका प्रयोग ऐसी जगह बनाने पर किया जाता है जहाँ पे हमको वेट ज़्यादा कंसर्न होता है। तो जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के, एरोप्लेन की बॉडी जो होती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा, विच मटेरियल यूज फॉर बुशेस इन बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रबर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेज्ड शेप। इन्होंने क्या पूछा सीधे सीधे कि विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वार्टर आर करेक्ट। क्वार्टर के बारे में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक सही है। इट इज़ अ वेज शेप्ड। वेज शेप्ड मतलब होता है ये टेपर होता है। हाँ, तो कॉपर जो होता है क्वार्टर इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक टेपर होता है, ठीक, इस तरह से टेपर होता है, तो इट इज़ अ वेज शेप्ड होता है, इस तरह से वेज शेप्ड होता है, ठीक। दूसरा इट विथ इज टेपर्ड बट थिकनेस इज यूनिफॉर्म। हाँ, इसकी विथ जो होती है ये कम होती जाती है, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, कॉमन कांस्टेंट रहता है। इसकी जो ये वाली थिकनेस अगर हम लोग इसको देखें तो थिकनेस क्या है, ये कांस्टेंट रहती है, थिकनेस अपनी कांस्टेंट रहती है। तो थिकनेस कांस्टेंट रहेगी लेकिन विथ क्या है, टेपर रहती है। तीसरा कथन भी सही है। इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, इसमें टेंसाइल फोर्स के लिए होता है। हाँ, तो ये कथन भी सही है। तो तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू वी बेल्ट इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए वी बेल्ट का प्रयोग होता है। उसमें से इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों को देखिए, और पूछा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन्होंने कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं, ठीक। तो देखिए उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड बेल्ट्स आर अवेलेबल इन 7 साइजेस क्रॉस सेक्शन A to G, ठीक। तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वी बेल्ट होते हैं वो सिर्फ 5 साइज़ में आते हैं, A से लेकर के E क्रॉस सेक्शन तक। तो A जो होता है वो होता है लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है, और E जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, A जो होता है आपका लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है, और E जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक। तो A जो होगा, ठीक, तो ये तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा कथन स्टैंडर्ड वी बेल्ट्स आर अवेलेबल इन 5 साइज, ये करेक्ट है। और उसके क्रॉस सेक्शन कैसे, A to E। हाँ, A to E। A जो होगा सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन माना जाएगा, और E क्या होगा, सबसे छोटा क्रॉस सेक्शन माना जाएगा। तीसरा दिया है, तो ये कथन दूसरा कथन सही है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड वी बेल्ट्स आर अवेलेबल इन 5 साइजेस
ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू ई विथ ए हैविंग लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन। ए का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक, विथ हैविंग लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन, तो ये कथन भी सही है। ओके, अगला दिया है चौथा, द इंक्लूडेड एंगल फॉर द बी बेल्ट ग्रुप इज अराउंड 35 डिग्री। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बी ग्रुप का जो एंगल होता है वो लगभग 30 डिग्री, लगभग 35 डिग्री होता है। तो ये कथन भी क्या है, सही है, क्योंकि जो इंक्लूडेड एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल जो होगा है वो मतलब बी बेल्ट का वो होता है आपका लगभग 34 डिग्री से लेकर के 38 डिग्री तक होता है नॉर्मली, ठीक। और जो ये जो होता है ये पुली का एंगल, ग्रुप्ड पुली जो होती है उसका एंगल 34 डिग्री से लेकर 38 डिग्री होता है, लेकिन जो बेल्ट का एंगल होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री होता है। बेल्ट का एंगल क्या होता है, 40 डिग्री होता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, दो कि जो इंक्लूडेड एंगल फॉर द बेल्ट ग्रुप इज यूजली 35 डिग्री, 35 डिग्री नहीं होता है, 40 डिग्री होता है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो आपके कौन कौन से कथन सही है, दूसरा और तीसरा। तो 2 और 3, देखिए इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं जो 2 और 3 दोनों को का सेटिस्फाई करता है। तो स्टैंडर्ड वी बेल्ट्स आर अवेलेबल इन 5 साइजेस, क्रॉस सेक्शन ए टू ई विद ए हैविंग लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो देखिए, तो इसमें से आपका जो आंसर होना चाहिए 2 क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3। ओके, तो ये इसमें से कोई आंसर इसमें करेक्ट नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रीप ऑफ बेल्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, बेल्ट की क्रीप को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेल्ट की क्रीप कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिक्रीसिंग बेल्ट लेंथ, बेल्ट की लेंथ को कम कर दिया जाए। दूसरा, रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन द बेल्ट, स्ट्रेस कम कर दिया जाए। इंक्रीसिंग सेंटर डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। रिड्यूसिंग बेल्ट वेलोसिटी, बेल्ट की वेलोसिटी को घटा दिया जाए, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए जो क्रीप होता है वो इसलिए होता है कि एक तरफ बेल्ट क्या है, टाइट होता है, दूसरी तरफ स्लैक होता है। तो हमको क्या चाहिए कि जो स्लैक साइड का बेल्ट है उस तरफ स्लैक कम से कम हो। तो जितना कम होगा उतना ही क्या है, क्रीप के चांसेस कम होंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेल्ट की लेंथ को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे उसमें क्रीप कम हो जाएगा। तो डिक्रीसिंग द बेल्ट लेंथ, बेल्ट की लेंथ को हम लोग कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीप कम हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन द बेल्ट, बेल्ट की स्ट्रेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन, फिर उसका वेलोसिटी सब पे। इंक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस, अगर हम दोनों पुलिस के बीच सेंटर डिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक, तो वो देखिए सेंटर डिस्टेंस क्या है, सेंटर डिस्टेंस हम लोग इस प्रकार डिजाइन करते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक, मतलब दोनों शाफ्ट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो द रिड्यूसिंग बेल्ट वेलोसिटी, बेल्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, बेल्ट वेलोसिटी हमको जिस प्रकार का वेलोसिटी रेशियो चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग सिर्फ डिक्रीसिंग बेल्ट लेंथ कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थे बेल्ट ड्राइव से संबंधित क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वार्टर बेल्ट ड्राइव और क्वार्टर जॉइंट से संबंधित क्वेश्चन थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बेल्ट ड्राइव होता है उससे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। तो आप ये T1/T2 इक्वल टू म्यू थीटा और टोटल टेंशन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और टेंशन ऑन टाइट साइड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अगर इतना आप याद रखे रहेंगे तो आप लगभग जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो ये था आज के लिए चैप्टर। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। और इसके पहले की वीडियो सब अगर आपको देखना है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उस क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है, जल्दी मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकें कि उसमें कई एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उसमें आपको मिल जाएंगे, तो उसके आंसर सहित। तो इससे आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा नए चैप्टर्स के नए सवालों के साथ। तब तो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।